हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में एकदम धुआंधार तरीके से लगे भी होंगे। चलिए हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है उसी को टारगेट करते हुए उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग के द्वारा पूछे गए जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस हैं उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके क्रम में हमने 2019 तक का जो सफ़र है वो तय करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 2018 तक के सारे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग 2019 वाला पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए पेपर कब हुआ था, तो 15 दिसंबर 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम पे। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक वाइक करके जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन वाला उसको जो है ज़रूर दबा दीजिए, ताकि सभी के सभी जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। एज ऑलवेज पहला जो क्वेश्चन होता है वो एंशिएंट हिस्ट्री का ही होता है, तो आज का भी जो पहला क्वेश्चन है वो एंशिएंट हिस्ट्री का ही होगा। और देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन बना हुआ है वो बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म से बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि हठ योग जो है ना उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो ये जो हठ योग है ये आप देखेंगे तो नाथपंथियों के द्वारा किया जाता था और बहुत ही कि टफ तरीका होता है ये हठ योग। तो हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा कि क्या कुछ इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि हठ योग के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो पहले में क्या है कि हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो पहले तो हमने कहा कि हाँ ये तो है। दूसरा कह रहे हैं कि हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो ये बात भी ठीक है। कुछ सूफी संतों ने भी इस हठ योग की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया हुआ था और ये सबसे टफेस्ट माना जाता था। ठीक है, तो उत्तर इसका दोनों हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लीजिए और इसको करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। तो देखिए नाथ संप्रदाय जो है ना ये भारत के शैव संप्रदाय का एक प्रमुख पंथ माना जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा मध्य युग था उसमें इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग की जो परंपराएं हैं इनका मिला जुला स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा। ये हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित एक पंथ है। शिव इस संप्रदाय के पहले गुरु और आराध्य हैं। ठीक है, वहीं अगर हम देखें कि 13वीं शताब्दी में हठ योग की पुस्तक जिसका नाम क्या है अमृत कुंड, इसका अरबी फारसी और अरबी और फारसी भाषा में क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। और जिसमें आप देखेंगे कि जो सूफी संप्रदाय के लोग थे ना उन पर भी इसका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिल जाएगा। शेख नासरुद्दीन चिराग देहलवी इन्होंने कहा था कि प्राणायाम जो है वो सूफी मत का क्या है, तो सूफी मत का वो सार तत्व है। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया ये जरूर देख लीजिए, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है, वहीं आप देखें तो वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान माने जाते थे। अब्दुल कुद्दुस गंगोही जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं, इन्होंने क्या कहा, तो इन पर भी आप देखें कि जो नाथ सिद्धांत है ना इनका काफ़ी दूरगामी जो प्रभाव है वो आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। इनके ग्रंथ, किनके ग्रंथ, तो यही अब्दुल कुद्दुस गंगोही जी के जो ग्रंथ हैं, कौन सा नाम है उसका, रुशदनामा। ठीक है, तो अब्दुल कुद्दुस गंगोही जो कि चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, नाम क्या है उसका, रुशदनामा। और इसमें योगी संत गोरखनाथ के संदर्भों में उनकी तुलना परम सत्ता से की गई है। ठीक है, और सैयद मुर्तजा ने योग पद्धतियों के साथ अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से समानता करते हुए योग कलंदर की भी रचना की थी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, आप देखेंगे कि इतने सालों में एक दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह के। बाकी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का मूड कब घूम जाए, कब वो क्या पूछ ले ये कोई नहीं जानता है, तो हम लोगों को कम से कम एक बार देख लेना चाहिए। अब देखिए 800 से 1200 ईस्वी तक की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति है वो, और जब आप लोग 2024 वाला पेपर, हालांकि मैंने एक बार ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे दोबारा से ना तो दिमाग की जो बत्ती है वो गुल हो जाएगी कि अरे ये भी एक लेवल है क्वेश्चन पूछने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है,
हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं, तो ये देखिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि राजवंश और उनकी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। स्पेशली जो हमारे महाजनपद रहे हैं उनसे भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इनको देख लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो राजवंश और उनकी राजधानी से, और दूसरा राजवंश और उनके संस्थापक से। तो ये दोनों क्वेश्चंस मतलब बनते ही हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है राजवंश एक साइड, दूसरी साइड राजधानी। राजवंश में आपको पल्लव, पांड, यादव और काकतीय दिए हैं। चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, काकतीय तो इतना पूछा जाता है तो इसका तो जरूर ही पता होगा, मुझे तो एकदम कंफर्म है काकतीय का वारंगल होता है। ठीक है। और राजधानियों में आप देखें तो वारंगल, कांची, मदुरा और देवगिरी दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे डी वाला एकदम मतलब एकदम कन्फर्म है कि वारंगल है, तो वहाँ से हम पहले फिर क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। तो आप देखिए डी का 1 आपको केवल 2 में मिल रहा है, तो इन दोनों से तो हमको छुट्टी मिल गई। ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है जो हमारे बहुत काम आता है। अब देखिए ए का 2 होगा, इसको भी बिल्कुल मतलब ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन है जिसमें हमें अपना दिमाग लगाना है, और वो कौन सा है, एक तो यादव, दूसरा है पांड्य। तो यादवों की जो थी वो थी देवगिरी, तो सी का 4 देखिए कहाँ है, बी में है, तो उत्तर इसका बी हो जाएगा। पांड्यों की क्या थी, तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरा। ठीक है। तो इसका जब आप सही उत्तर लगाएंगे तो वो हो जाएगा 2 3 4 1, अर्थात पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, यादवों की राजधानी थी देवगिरी, और काकतीय की मतलब की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। ठीक है। तो रानी रुद्रमा देवी के बारे में क्वेश्चन बनता है, खूब बनता है। ये कहाँ से संबंधित थे, यही काकतीय राजवंश से ही संबंधित थी। ठीक। अब हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। तो विदर्भ का खजुराहो ये आपको बताना है, मार्कंडेश्वर, कैलाश और मनु देवी या फिर भीमा शंकर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मार्कंडेश्वर। ठीक। तो यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो मार्कंडेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है विदर्भ का खजुराहो। ठीक है। और या इसे आप छोटा खजुराहो अर्थात मिनी खजुराहो भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेन गंगा नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। टोटल इसमें 24 मंदिर हैं। ठीक है। और इसमें मतलब कि 18 जो मंदिर रहे हैं वो अब खंडार हो चुके हैं, मतलब ढह गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 2017 से इस मंदिर के परिसर में क्या किया जा रहा है, तो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यानी इसका फिर से मरम्मत वगैरह किया जा रहा है। देखिए टोटल 3 क्वेश्चन हमारे एंशिएंट से पूछे गए थे। ठीक है। अब आ गया हमारा मिडवल। तो ये होता रहता है, कभी मिडवल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, कभी एंशिएंट से पूछ लिए, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो ट्रेंड देखा गया है वो देखा गया कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिडवल और एंशिएंट से पूछते नहीं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो हमारे एंशिएंट से पूछे जाते हैं और मिडवल से एंशिएंट से पूछे जाते हैं, और मिडवल से भी कुछ खास टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक। चलिए हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से है। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं अर्थात रॉन्ग है। ठीक है। दाम कह रहे हैं तांबे की मुद्रा, देसाई कह रहे हैं राजस्व अधिकारी, और दीवान कह रहे हैं कि ये प्रांतीय राजस्व के प्रमुख थे, और जरीब कह रहे हैं एक प्रकार का कर था। तो अगर कुछ पता है या ना पता हो, ये तो हमें पता है कि जरीब जो है ना वो एक पैमाना था, एक लोहे की जंजीर टाइप की हुआ करती थी जिससे भूमि की पैमाइश की जाती थी। तो हमसे दरअसल शायद यही पूछ रहे थे कि कौन सा गलत है, तो बस हो गया कौन सा गलत है, वेडी वाला गलत है। तो बस देख लीजिए फिर से कि दाम जो है वो कॉपर की मुद्रा थी, और देसाई ये एक राजस्व अधिकारी का मतलब कि पद हुआ करता था। दीवान जो है ये रेवेन्यू चीफ ऑफ प्रोविंस यानी प्रांतों के राजस्व के प्रमुख कहलाते थे। जबकि जरीब जो है वो आप देखें तो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड की ये बात है, उन्होंने एक मतलब कि भूमि की पैमाइश करने के लिए एक पैमाना बनवाया हुआ था जिसको जरीब कहा जाता था। ठीक है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि एक प्रकार का टैक्स नहीं था। ठीक। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, मतलब ऑप्शंस का नहीं एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में आपसे क्या कह रहे हैं कि जरीब एक प्रकार का टैक्स ना होकर के क्या था, तो ये भूमि की लंबाई का मापने का एक पैमाना था, और इसकी मानक लंबाई 66 फीट अथवा 22 गज अथवा 4 लट्ठे हुआ करती थी। जरीब का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। उन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार करवाई। दाम जो है वो तांबे की मुद्रा कहा जाता था। इसका प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। देसाई मराठा शासन में राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। वैसे ये कह रहे हैं कि जो है टोडरमल के द्वारा करवाया गया था, जबकि ये जो मैंने वही मतलब कई जगहों पे पढ़ा है कि शेरशाह सूरी के ही टाइम पीरियड में ये जो जरीब है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो मे भी आप लोग इसको
देख लीजिएगा, हमने तो यही पढ़ा है। अब इसमें कह रहे हैं टोडरमल, जबकि आप देखेंगे जो टोडरमल है ना वो बाद में शेरशाह यहाँ पे आए हैं, अकबर के यहाँ आए हैं। पहले तो इसको शेरशाह ने स्टार्ट करवाया था। बाकी ठीक है, कभी कभी ना जो बुक्स वगैरह हैं आपको कुछ यहाँ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर रहे हैं और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, एक लोग पूछ रहे थे कि जब हमारा ये वाला बुक ख़त्म हो जाएगा, जो कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग रेगुलर लगे हुए हैं, तो फिर अगली बुक कौन सी आएगी। अगली बुक में हम लोग ना घटना चक्र देखेंगे। क्या देखेंगे, जो घटना चक्र है, और वो भी हिस्ट्री। क्योंकि आप देखिए हिस्ट्री सबसे ज़्यादा फंसाऊ जो है एग्ज़ाम में ना, हिस्ट्री ही हो जाती है और लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस बनते हैं और पता नहीं क्या वो लोग पूछना चाहते रहते हैं। तो घटना चक्र हम लोग देखेंगे, जो वो वाली घटना चक्र आती है सार संग्रह करके, जिसमें मतलब कि हर एक स्टेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको दिए रहते हैं, जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो दिए रहते हैं। तो वो वाली घटना चक्र देखेंगे। ठीक है, तो उससे ना बहुत अच्छा जो है प्रिपरेशन हो जाएगा हमारा हिस्ट्री का, तो हम लोग उसको देखेंगे। अब ये समाप्त हो जाए, ये जल्दी समाप्त हो जाएगी। 2019 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 इतने ही क्वेश्चन बचे हैं। तो हम लोग चूँकि डेली कर रहे हैं तो जल्दी ये निपट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सूची 1 और सूची 2 उनको देख लेते हैं। तो सूची 1 में जो है मुल्ला दाऊद है, दामोदर कवि दूसरा है, सोमनाथ, फिर देखिए तीसरा मतलब हो गया, और अमीर खुसरो चौथा है। दरअसल हमको ना इसमें मिलाना है कि किसकी रचना कौन सी है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो एकदम कंफर्म हो वही हमें देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अमीर खुसरो की आशिका थी, तो क्या, चलिए मिला के देखते हैं। डी का 2 कहीं पे है, डी का 2 1 में है, तो बस यही हो जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अमीर खुसरो की ही ये रचना है आशिका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। हाँ बस यही है, बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो की आशिका। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोगों को हर चीज़ आती रहे। एग्जाम में ना थोड़ा मतलब कि दिमाग को खोल करके काम करना पड़ता है। जैसे एक ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन चेक किए, एक ऑप्शन से उत्तर मिल गया, तब दिमाग नहीं लगाना, पूछते रहो तुमको जितना पूछना है। चलिए आगे देखते हैं। और अन्य जो है उन्हें मिला लेते हैं, चूँकि हम लोगों को तो जानना भी पड़ेगा ना। तो जैसे मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, तो मुल्ला दाऊद की है चंदायन। ठीक है, वहीं दामोदर कवि की बात करें तो दामोदर कवि की है पद्मावती कथा, और सोमनाथ की है राग विबोध, और अमीर खुसरो की है आशिका। ठीक है, चलें आगे देखें। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो एकता व्यवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ठीक ही तो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का सोर्स है। मुझे भी ठीक लग रहा है। कह रहे हैं एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। बस यही थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन कर रहा है। यही वाला होना भी चाहिए इसका उत्तर, यही रॉन्ग होगा। और नेक्स्ट जो है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये सब ठीक है। सी वाला ही रॉन्ग है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत में जो एकता व्यवस्था है, सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने अपने राज्य को कई भूखंडों में विभाजित किया, जिसके लिए जो नाम दिया गया था वो क्या था, वो था एकता। ठीक है, तो जो उन्होंने अपने राज्य को कई भूखंडों में विभाजित कर दिया, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एकता। इसके अधिकारी जो है यानी कि एकता के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था इक्तादार या इक्तेदार। ठीक है, इन्हें अपनी एकता से यानी कि इन्हें अपने जो राज्य का भूखंड था वहाँ से राजस्व एकत्रित करके प्रशासनिक और सैन्य खर्च को रख करके जो फिर अन्य राशि बचती थी उसे सुल्तान को देना होता था। ठीक है, डायरेक्ट सुल्तान के पास ये नहीं जाता था। निजामुल मुल्क की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, सियासतनामा। ठीक, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, किसकी है, तो निजामुल मुल्क की है। नाम क्या है, सियासतनामा। इसमें आप देखेंगे तो एकता व्यवस्था का विस्तार से विवरण मिल जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग फिर से देखिए पुस्तकें और उनके लेखक की जो है बात आ गई है। तो पुस्तकें और उनके लेखक पूछे जाते हैं। हमसे कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विकल्प देखिए, कह रहे हैं तबकात नासरी मिनहास उस सिराज जसजानी की है, तो ये तो ठीक है। तारीख फिरोज साहित ये शम्स ए सिराज अफीफ की है, ठीक बात है। तुगलकनामा देखिए, कह रहे हैं इब्न बतूता की है, तो तुगलकनामा मतलब कि इब्न बतूता की नहीं है, बस यही वाला रॉन्ग है। बाकी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। 2022 में भी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आने वाले जो है मतलब जो पेपर है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो तो सी हो जाएगा। अन्य जो है उनको देख लीजिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जो तुगलकनामा है वो किसने लिखा है, तो ये अमीर खुसरो ने लिखा है, बाकी अन्य तो सही सुमेलित है ही। अब देखिए मुगल एम्पायर से क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि अकबर को जो है किसके द्वारा तान मतलब कि संरक्षण दिया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाटा के राजा थे राजा रामचंद्र सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि भाटा के राजा थे, नाम क्या था उनका, रामचंद्र सिंह। अब ये मत समझ लीजिए कि भाटा राजा थे अर्थात छोटे राजा थे, नहीं नहीं छोटे नहीं थे, वो एक जगह का नाम है, राज्य था उनका भाटा। ठीक है, तो भाटा राज्य के शासक थे राजा रामचंद्र, इनके द्वारा अकबर के पहले जो तानसेन जी थे उनको संरक्षण दिया गया था। इनका जन्म ध्यान लीजिए कि 1506 में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था, तन्ना। इन्हीं को रामतनु पांडे भी कहते हैं। किनको, ये राजा रामचंद्र की बात नहीं हो रही है, रामतनु पांडे अर्थात तानसेन की बात हो रही है। ठीक है, इन्हीं का नाम था तन्ना। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, एक तो संगीत सार है, दूसरा है रागमाला और तीसरा है श्री गणेश स्रोत। ठीक है, भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत प्राप्त थी और अकबर के द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, ये देख लीजिए, कंठाभरण वाली विलास। ठीक है, तो ये अकबर ने इनको उपाधि दी थी। एक और उपाधि अकबर ने दी थी जो डायरेक्ट हमारे यूपीएससी ने पूछा है, और वो कौन सी थी, तो वो थी मियाँ। ठीक है, कौन सी उपाधि थी, मियाँ। मियाँ उपाधि जो है ये इनको अकबर ने दी थी। और दूसरी कौन सी दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मनसबदारी के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था है राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट ने अकबर ने किया था, ये बात तो ठीक ही लग रही है। कह रहे हैं मनसबदारी का जो पद है वो पैतृक था, और आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन केवल एक ठीक है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि मनसबदारी का जो पद है वो हाँ मतलब कि हेरिडेटरी में नहीं था, यानी कि पैतृक नहीं था। ठीक है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता है, इस टाइप की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात मनसबदार का जो बेटा है वो मनसबदार ही बनेगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे भी क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाता है। तो याद रखिएगा कि जो मनसबदारी व्यवस्था है इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा। कब किया गया, तो 1567 में किया गया। ठीक है, ये व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी और मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, यानी कि मनसबदारों का स्थानांतरण होता रहता था, और ये व्यवस्था जो स्टार्ट की गई थी ये चंगेज खां की दासमिक पद्धति के आधार पर स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, बात तो ठीक है। फिर कह रहे हैं शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय की जो तांबे की सिक्का मतलब कि तांबे का प्रमुख सिक्का था वो था दाम, तो क्या ये बात सही है, चलिए इसका देख लीजिए व्याख्या। देखिए कुछ हो या ना हो, ये बात तो है कि व्याख्या बिल्कुल नहीं करेगा, स्टेटमेंट दोनों आपस में सही हो सकते हैं, व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका बी वाला ही उत्तर होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए अकबर ने शेरशाह सूरी की जो मुद्रा पद्धति है उसी के समान आप देखें कि राज्य के सिक्कों का प्रचलन जो है वो नियमित करने का प्रयास किया। अकबर ने शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान तांबे का सिक्का जो है और नाम क्या था उसका दाम, ये चलाया। कथन और कारण सत्य है लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं चलो हम आपको 4 युद्ध दे रहे हैं और आप इनके टाइम पीरियड को मतलब लिख करके चलिए बताइए कौन सा सही क्रम है। और इन्होंने ऐसे ऐसे युद्ध दिए हैं जो हमने मतलब देखा है सुना है, जैसे बिलग्राम का युद्ध जो है, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, युद्धों का नाम सुना है लेकिन ये सरनाल का तो युद्ध का मैंने नाम भी नहीं सुना है। तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर दिया ही है। तो बिलग्राम का युद्ध तो पता ही है 1540 का है, वो ठीक है। सरनाल का युद्ध देखेंगे तो चलिए मतलब कि मैच कर लेते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आप देखिए सरनाल का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1572 में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बेलग्राम का युद्ध की बात करें तो बेलग्राम का युद्ध तो हुआ था 1540 में, ठीक है। अकबर सॉरी अकबर नहीं, क्या बोलते हैं उनका, हुमायूं का ये युद्ध था, ठीक है। और धर्मत का युद्ध, तो ये जो धर्मत का युद्ध है ये 1658 में हुआ था औरंगजेब के टाइम पीरियड में। जजायू का युद्ध 1707 में हुआ था और 1707 की एक और घटना है औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। तो यदि हम इसको मैच करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि पहले दूसरा आएगा, यानी कि पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ, उसके बाद आप देखें 1572 में सरनाल का युद्ध हुआ, उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में, फिर आप देखें 1707 में कौन सा हुआ, तो इसको कहते हैं बैटल ऑफ जजाऊ। और
उसी के बाद फिर बैटल ऑफ जजाऊ के बाद ही औरंगजेब जो है वो मतलब भगवान को प्यारे भी हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और जब औरंगजेब निपट गए तो फिर हमारे यहाँ मुगल एरा का जो डिक्लाइन टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ना ज़रूरी नहीं है कि हमें एकदम आते ही हों, हम लोग थोड़ा मतलब कि इस तरह से कर सकते हैं ना, जो शासक हैं अगर उनका टाइम पीरियड पता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब इन सब का मतलब एज इट इज़ डेट याद रखना थोड़ा सा मुझे तो कम समझ आता है। अब हर एक चीज़ की डेट याद भी नहीं रखी जा सकती, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो शासक हैं उन्हें तो कम से कम जान ही सकते हैं ना कि कौन शासक पहले आए थे कौन बाद में आए थे, तो इस तरह से चीज़ें थोड़ा हो जाती हैं। तो चलिए अगर हम लोग मैच करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है और ये हम सबको पता है कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, और शेरशाह सूरी औरंगजेब के बहुत पहले थे, इवन अकबर के पहले भी थे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और हुमायूं भी औरंगजेब के बहुत पहले की बात है। जौनपुर वाले में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बस आपको ये इस तरह से करके तरीका बता रही हूँ कि क्या हम लोग दिमाग लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। बाकी तो हमारे पास उत्तर है, ये है, हम आपको फटाक से बता सकते हैं इसका उत्तर। तो देखिए जैसे रबियत दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगजेब का टाइम पीरियड है और औरंगजेब सबसे मतलब लास्ट में आना चाहिए क्योंकि हमें इसको क्रम से लगाना है। तो कम से कम देखिए 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि पहला वाला लास्ट में केवल 2 ही जगह पे है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट होंगे। अब उसके बाद आप देखिए हुमायूं और शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आप देखिए सासाराम में है और शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं के पहले से थे। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं से पहले आएंगे, तो इसके पहले कौन आ रहा है, यानी कि औरंगजेब के पहले कौन आएगा, वो आ जाएगा हुमायूं। तो हुमायूं जो है किस में दिया हुआ है, तीसरा वाला बी में, तो इसका उत्तर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको जो है मैच करेंगे तो कैसे होगा, यानी कि क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर की, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा बना सासाराम में, फिर उसके बाद हुमायूं का मकबरा बना दिल्ली में और उसके बाद रबिया उद दौरानी का मकबरा बना औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये कुछ मतलब तरीके हैं जिन्हें लगा सकते हैं। बाकी अब अगर आपको लगता है कि अरे हम तो एकदम रोबोट हैं, हर एक चीज़ का ईयर याद कर लेंगे, तो कहाँ है आपके चरण, हम भी छू लें और हमें भी कुछ आशीर्वाद मिल जाए कि हमें भी चीज़ें याद रहें। क्योंकि सबसे बड़ा दुख यही है जीएस में कि याद ही नहीं होती चीज़ें, कितना याद करेंगे, जीएस एकदम खुला संसार है। तो चलिए देखते हैं कि जौनपुर में जो मतलब स्थित अटाला मस्जिद है उसका निर्माण कब हुआ था, 1408 ईस्वी में। किसके टाइम पीरियड में, तो इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया था। शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण सासाराम बिहार में शेरशाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 को बना। ठीक है, हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में और इसका निर्माण हुमायूं की जो मतलब की रानी थी हमीदा बानो बेगम, जिनके पुत्र थे अकबर, उन्होंने करवाया। रबियत दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा या फूहड़ ताजमहल टाइप का भी कुछ कहते हैं ना, और वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसे 1651 से 1661 के मध्य बनवाया गया था और ताजमहल की से फूहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आ गया अपना। तो टोटल कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, हम लोगों ने देखे 12 क्वेश्चन, तो 3 तो केवल और फिर एंशिएंट से थे और जो अन्य हैं वो किस मतलब कि मिडवल से हो गए। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। कहाँ से बना है, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ और 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग कर लेंगे। जैसे सबसे पहले तो इलाहाबाद की संधि एकदम पता ही होनी चाहिए, बहुत ये फेमस है। 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके जस्ट बाद जो है क्लाइव आया था यही इलाहाबाद की संधि के लिए, तो ये तो हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो हम लोग मैच कर लेंगे और ये कूट भी दिखता रहे ना तभी तो देखेंगे। देखिए तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में हुई। ठीक है, ए का 4 और ए का 4 कहाँ पे दिया है, 2 जगह दिया है, तो कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हम लोगों को पता है, फिर 1784 सालबाई की संधि, मद्रास की संधि, ये देखिए एक सेकेंड, 1782 मेरे ख्याल से जो मैंगलोर सालबाई की संधि है 1782 में हुई थी ना, एक सेकेंड, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी कि नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या, सी का 1 एक्को में दिया हुआ है,
तो ए का 4 और सी का 1 दिया तो है बी सी वाले में, तो बस हो गया, और ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाना है। ठीक तो है, जो सोच रहे थे ठीक ही सोच रहे थे। चलिए फिर देखिए, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुई थी और मद्रास की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो मद्रास की संधि और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मुझे थोड़ा कम याद आ रहा है, तो चलिए मिला लेते हैं क्योंकि उत्तर दिख ही रहा है। मैंगलोर की संधि देखिए ये हो जाएगा अपना सी का क्या दे रहे हैं, ये सी का 1 हो गया है, बी में है मैंगलोर की संधि और इसका लगा रहे हैं 1784। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर बचा क्या, मद्रास की संधि 1769, तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। देखिए 2 हमको पता था, 2 से हमारे ये जो उत्तर है वो निकल रहे थे, लेकिन 2 नहीं पता था, तो एग्जाम में तो हमको बस अपना उत्तर निकालना है ना, काम गांठ के आगे बढ़ना है, दिमाग थोड़ी ना लगाना है कि अरे हमको चारों क्यों नहीं आ रहा। अभी हम लोग चूंकि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो चारों आना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में अगर एक आ रहा है, एक से हमारा उत्तर निकल रहा है, तो फिर आगे उसमें ज़्यादा जो है मतलब कि दिमाग लगा के लेक्चरर थोड़ी ना बनना है। चलिए तो बस इसको यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो पहली संधि यहाँ पे दी गई थी 1765 की इलाहाबाद की संधि, वो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। ठीक है, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। और दूसरी है मैंगलोर की संधि जो 1784 में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। ठीक है, सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज व मराठों के मध्य हुई। वहीं मद्रास की संधि जो है 1769 में अंग्रेज व हैदर अली के मध्य हुई। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन से बना हुआ है। तो चलिए इसको मैच कर लेंगे। इसमें भी देखिए हमको एक एकदम कंफर्म है, और वो कौन सा है, वो है संथाल आंदोलन। तो ये जो संथाल है वो 1855-56 का है। तो क्या इससे बन रहा है कि नहीं, सी का 1 देखिए। इस तरह के क्वेश्चन दरअसल खूब बनते हैं। देखिए सी का 1 एक है, एक ही में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन होगा, उत्तर निकल आया। अन्य जो है अभी चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब देख लेंगे, बाकी एग्जाम में तो काम बन गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे कौन कौन सा है। एक तो पाबना है, दूसरा है एका, तीसरा है संथाल, चौथा है ताना भगत। तो हम लोग देख लेंगे, जो पाबना विद्रोह है ये कब से कब तक हुआ था, तो ये 1873 से 85 के मध्य हुआ। एका आंदोलन जो है ये हुआ 1900 मतलब कि कब हुआ था, तो एका आंदोलन आप देखिए 1922 में हुआ। ताना भगत आंदोलन आप देखिए तो 1914 का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ, एक बार जो है स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन अगर कहीं बन गया ना, तुक्का लग गया, तुक्का लगने का मतलब है कि अगर आपका वो जो मतलब विकल्प दिया हुआ है ट्रिकी वाला दिया हुआ है और वही एक आपको पता है, तो फिर समझ लीजिए कि जान बची तो लाखों पाए, इस टाइप की बातें आती है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए कि जो पावना विद्रोह है वो 1873 से 1885 के मध्य हुआ था, और इस विद्रोह का कारण जमींदारों के द्वारा की गई लगान वृद्धि थी। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग भी दिया था। वहीं एका आंदोलन देखिए तो 1921 से 22 के मध्य में कहाँ पे हुआ था, तो अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता जो है वो मदारी पासी और शाहरेब थे। आंदोलन का कारण क्या था, तो अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों के खेत छीनना। संथाल विद्रोह देखिए 1855 से 1856 और आदिवासियों के द्वारा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में दामन-ए-कोह, भागलपुर और राजमहल के संथाल क्षेत्र में चलाया गया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो जतरा उरांव के द्वारा किया गया था और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ वर्ष 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, तो ये जो है कुछ खास बातें रही हैं। आप देखेंगे कि 2024 वाले में भी विद्रोह पूछा गया था, लेकिन उन्होंने ना ईयर न पूछ करके कौन उसके नेता रहे थे वो पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रमुख संधियां और संस्थाएं, आयोग और अधिनियम। कह रहे हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, और ये क्वेश्चन कोई एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये हमारा जो एनसीईआरटी नहीं, स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें ये बहुत साफ साफ दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए 1870, 72, 74, 76। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1872 नेटिव मैरिज एक्ट। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जो है प्रयासों का ये परिणाम था। तो आप देखें कि सिविल मैरिज एक्ट या इसे ही नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है, 1872 में इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम आयु है वो 14 ईयर्स कर दी गई और लड़कों की 18 ईयर्स जो है वो निर्धारित की गई। और इस अधिनियम के द्वारा ही आप देखेंगे कि जो बहुपत्नी प्रथा है ना उसको समाप्त किया गया। यानी कि जो पहले आप देखें एक एक आदमी 10-10, 20-20 शादियां कर लेते थे, तो वो सब मतलब कि जो नाटक है वो समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
पहला कथन क्या है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, और ये क्वेश्चन इतना घिस गया है, पीसीएस ने इतना पूछ लिया है कब इसकी स्थापना हुई, मैच करने के लिए स्टेटमेंट में, मतलब हर तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कह रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुई थी, और उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का अब जो प्रस्ताव है वो अस्वीकार कर दिया। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक थे, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। ठीक है। बताना है सही उत्तर कौन सा है, तो वही आपके पास ऑप्शन है कि ए और आर सही है, आर एक की जो है सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा क्या कह रहे हैं कि ए सही है, आर गलत है, और चौथा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए, आप देखेंगे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है। और ये जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1784 में। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बहुत पूछा गया है। ठीक है। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कि बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में 1784 में किसके द्वारा करवाई गई थी, तो विलियम जोन्स। ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन बनता है कि किसने करवाई थी। ठीक है। तो ये करवाया था सर विलियम जोन्स ने। किसके टाइम पीरियड में, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में जो संस्था है इसकी अध्यक्षता के प्रस्ताव को क्या किया था, अस्वीकार किया था। हेस्टिंग्स जो है ये 1772 से 85 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल बन करके रहे थे, और महत्वपूर्ण क्या है, पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और ये एक प्राच्य विद्वान थे, जो कि प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक और संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाले थे। इनके द्वारा मतलब कि इन्होंने क्या किया, तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा गीता के पहले अनुवाद की प्रस्तावना लिखी है, और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। तो ध्यान से देख लीजिए कि जो चार्ल्स विल्किंस थे ना, इन्होंने गीता का अनुवाद किया था, और उस अनुवाद की जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, उसको किसने लिखा था, वो लिखा था, कहाँ गए नाम, हेस्टिंग्स। ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से कह रहे हैं कि चलो बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी, मतलब 2024 का जो पीसीएस फ्री है उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या है। देखिए, क्रिप्स मिशन तो बहुत पूछा जाता है, आरओ ने ही पूछा था क्रिप्स मिशन, और कैबिनेट मिशन दोनों को ही क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो चलिए देख लेंगे क्या क्या दिए हैं हमारे पास। एक तो पूना पैक्ट है, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है क्रिप्स मिशन, चौथा है सबने अवज्ञा आंदोलन। तो कुछ पता हो या ना पता हो, सबने अवज्ञा आंदोलन तो पता ही है 1930 का, क्रिप्स मिशन 1942 का है, गांधी इरविन समझौता ये 1930 में मेरे ख्याल से हुआ होगा, तभी तो वो गए थे गांधी जी। 1930 नहीं, कब 1930 ही में हुआ था ना शायद, जो उसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेंगे। पूना पैक्ट कब का है, तो पूना पैक्ट तो मेरे ख्याल से वही 1932 वाला ही है, जो कम्युनल अवार्ड के बाद गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य साइन हुआ था, वही है कि नहीं। और अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, नहीं सबसे बाद में कौन सा आना चाहिए, पहले ये देखेंगे, क्योंकि इन सब में ना क्रिप्स मिशन सबसे बाद में आएगा, तीसरा सबसे लास्ट में, दो जगह पे दिया हुआ है, तो इन दोनों को तो पहले ही निपटा देना चाहिए। ठीक है। और आप देखें कि गांधी इरविन समझौता हुआ पहले, तो गांधी इरविन समझौता हुआ पहले या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ पहले, पहले मेरे ख्याल से सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ होगा, तभी तो गांधी इरविन समझौता हुआ। तो एक सेकेंड, अगर हम लोग इस हिसाब से काम मतलब कि काम करें तो क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता पहले नहीं हुआ, पहले सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो चौथा पहले आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर पूना पैक्ट। इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से कौन सा आएगा, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट, और उसके बाद क्रिप्स मिशन, और ये ना उत्तर सी में दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए, इन दोनों में मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है, उत्तर तो इसका वही सी वाला ही हो जाएगा, और हम लोग देख लेंगे कि जो हमने आपको ईयर बताया था सब सही बताया था कि नहीं। ठीक है। वैसे तो मैंने सही बताया होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर आप इसको देखें तो देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 में हुआ, मैंने ठीक कहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। वहीं गांधी इरविन समझौता देखिए 1931 में हुआ था, मैंने 30 बोल दिया था, तो ध्यान से देख लीजिए, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। और महात्मा गांधी और इरविन के मध्य हुआ था, और उसी के बाद तो जो गांधी जी हैं वो मतलब कि वो जो क्या बोलते हैं सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें शामिल हुए थे। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखिए, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था, ये है वही वाला पूना पैक्ट जो कम्युनल अवार्ड के बाद जो गांधी जी और मतलब अम्बेडकर जी के मध्य साइन हुआ था।
फिर आप देखिए क्रिप्स मिशन भारत आता है राजनीतिक जो है गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य 1942 में, और इसके संसद सदस्य कौन थे? स्टेफुड क्रिप्स थे। और आप इसको भी याद रखिएगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जो कि बहुत बार मतलब कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। कैबिनेट मिशन ये कब आया था? 1946 में। चलिए अब देखिए 1905 के संदर्भ में कथन दिया गया है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कह रहे हैं कि कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ठीक है। दूसरा क्या है? पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो बस दोनों ही कथन सही हैं, मुझे लगा और स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है। तो ये 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसी से संबंधित स्टेटमेंट है। कर्जन के द्वारा इसको किया गया था। वो कर्जन के बारे में बताया जा रहा है कि एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और प्रशासकीय सुविधा का हवाला देकर के 1905 में बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और हाँ, इसका जो मेन उद्देश्य था वो तो बांटो और राज्य करो का था। बस बता रहा था कि हाँ, हम लोगों को प्रशासनिक असुविधा हो रही है। ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पूर्वी बंगाल में असम, जबकि दूसरे भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। तो अभी हम लोग जो वो यद्यपि भारत के ईस्ट साइड में है, फिर भी उसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं ना, वो इसी की वजह से कहते हैं। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो CR से समझ आ रहा है ना कि सी राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है। इसी को राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं। कब का है? तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, 1944 का है। ठीक है। और 1944 में जो सी राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था, जिसे CR फॉर्मूला या राजा जी फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले में प्रावधान था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की डिमांड का समर्थन करे। लीग जो है वो कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग प्रदान करे। सभी दलों को चुनाव या मतदान से पहले विभाजन के संबंध में अपने मत और विचारों को व्यक्त करने की अनुमति हो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 का, सबने विज्ञान आंदोलन 1930 का, तो ये तो ठीक ही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का है, और ये भी ठीक है। कह रहे हैं सांप्रदायिक निर्णय 1933, यही मतलब कि गलत है। यही तो है कम्युनल अवार्ड 1932 का। ठीक है। जिसके बाद पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। तो इसका उत्तर यही डी हो जाएगा। ठीक, तो बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो ये क्रोनोलॉजी ना सही में बहुत खराब लगता है, लेकिन पूछते रहते हैं, पता नहीं क्या इनको इतना मजा आता रहता है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, हालांकि ये वाला तो इजी सा दिया हुआ है, फिरोज शाह मेहता। अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन ना डायरेक्ट जानते हैं कहाँ पूछा गया था, मतलब ये पीसीएस ने तो पूछा ही है। एक बहुत भूले बिसरे एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड का, जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं सिद्ध हुआ है, वहाँ पूछा गया था। तो चलिए देख लेंगे। सबसे पहले साइमन आयोग की जो नियुक्ति है ये तो 1927 हो जाएगा। ठीक है। तो साइमन कमीशन जो है ये 1927 से संबंधित है। ठीक है। इसको यहाँ करते हैं तो 1927। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी ये कब की है? तो यही तो है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है वो मेरे ख्याल से 1914 में हुई थी क्या? अभी एक बार इसको रीचेक करेंगे। फिलहाल के लिए अगर इस हिसाब से हम लोग इसका उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु होगी, तो डी यानी कि 4 सबसे पहले, और इस तरह का ऑप्शन 2 दिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 1914 में मृत्यु, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 4 के बाद 2 आपको 2 ये मिल रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया? फिर उसके बाद आप देखेंगे नहीं साइमन कमीशन, और उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। ठीक है। तो इसके हिसाब से चौथा, दूसरा, 1 और 3 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक। तो ये देखिए सब सही है। फिर से एक बार डेट वगैरह भी दी है तो देख लीजिए कि फिरोज शाह, ये देखिए 5 नवंबर 1915 को हुई थी। सॉरी, मुझे 1914 पता नहीं क्यों याद आ रहा था। तो फिरोज शाह मेहता जी की जो मृत्यु है वो 5 नवंबर 1915 को हुई थी। ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए 1915 में हुई थी। गांधी जी 1915 में भारत देश वापस आए थे, वही उसी टाइम की बात है। और आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि INA के अधिकारियों पर जो मुकदमा है वो कहाँ चलाया गया था? ऑप्शंस लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट, आमेर फोर्ट, या फिर आगरा फोर्ट में। ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दिल्ली के लाल किला में।
कब चलाया गया था? तो 1945 में चलाया गया था। कब? 1945 में। ठीक है। अब देखिए तो इसके जो अभियुक्त थे वो कौन थे? तो मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस ने इनके बचाव के लिए आज़ाद हिंद फौज समिति जो है इसका गठन किया, और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन भी बन चुका है, तो वो हो जाएंगे भोला भाई देसाई। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो प्लान डेवलपमेंट है यानी कि नियोजित विकास है, इसका विरोध कौन किए थे? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित जो डेवलपमेंट है इसका विरोध किया, क्योंकि उनका विचार था कि वो ऐसे भारत के लिए कार्य कर रहे हैं जहाँ पे अत्यंत गरीब वर्ग ये अनुभव करे कि ये उनका अपना देश है, जिनके निर्माण में उनकी भी प्रभावी भूमिका है। ऐसा भारत जहाँ ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा, ऐसा भारत जहाँ सभी समुदाय मैत्रीपूर्ण भाव से रह सके। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा कोई जो है इलाका बना ही नहीं है जहाँ पे इस तरह की कल्पनात्मक जो बातें हैं वो सिद्ध हो सके। ठीक है। तो बस हुआ हमारा हिस्ट्री वाला सेगमेंट समाप्त। अब देखिए भारत का भूगोल आ रहा है। ठीक है। तो भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए